हेलो गाइस, मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप और आपका मेरे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, जो कि मैं कवर कर रहा हूँ ग्रिफिथ्स बुक से। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, आप सर्च कर सकते हैं ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सद्दाम लेनार्डो कैप और सिंपली सद्दाम लेनार्डो कैप। वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे के सारी टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज का जो वीडियो का थीम है वो है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पिछले वीडियो में हमने कर रखा था गॉस थ्योरम को, और आज हमें जानना है, आज मैं सिर्फ बात करूंगा एक पैराडॉक्स पे। और ये पैराडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैराडॉक्स है जो कि है डाइवर्जेंस थ्योरम पे। तो आज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे इन मस्ट डिटेल, और हम किस तरह से इस पैराडॉक्स को रिमूव करते हैं और उसे हम देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब ऐसा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मान लीजिए एक थ्योरी है कि टाइम ट्रैवल पे, ओके, टाइम ट्रैवल पे क्या होता है कि मान लीजिए आप इस टाइम में हैं, ये आप ए आपके फादर हैं और बी आप हैं। आपके पास एक टाइम मशीन आई और टाइम मशीन की मदद से आपने क्या काम किया, अपने दादा जो आपका सी है उन्हें किल कर दिया। जब आप उन्हें ही पास्ट में जाके मार देते हो तो आपके पास आपके फादर तो कभी पैदा हुए नहीं। जब आपके फादर पैदा नहीं हुए तो आपकी एग्जिस्टेंस तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आपके एग्जिस्टेंस हुआ और आपने अपने दादा को किल किया। तो इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स, मतलब कि समथिंग हैपेंस बट स्टिल नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। इसी तरह की कुछ घटनाएं डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में इसकी स्टडी करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इन के क्यू मीन्स द इंटीग्रल कर देंगे डी क्यू का ओवर आर स्क्वायर एंड इन सम आर हैट डायरेक्शन। ओके, अब ये आर क्या है? अगर आपके पास कोई सोर्स है और वहाँ से आपने डी क्यू चार्ज काटा है तो एक पॉइंट पी पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जो आर डिस्टेंस पे रखी हुई है। और आर हेड क्या है? इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर हेड। तो बेसिकली हमने इसे लिखना है डी क्यू इज इक्वल टू रो विच इज़ योर फंक्शन ऑफ आर एंड डी वी ओवर आर स्क्वायर आर हेड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब गॉस लॉ की मदद से हमने ये देखा था गॉस लॉ में कि अगर आप करते हो ई डॉट डी ए विच वॉज नथिंग बट क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज्ड को हमने कहा था कि अगर आप भी इसे इंटीग्रेट कर देंगे इन सम सेंस लाइक रो विच इज द फंक्शन ऑफ सम आर अगेन डी वी ओवर आर स्क्वायर्ड, सॉरी हैंग ऑन, विच वॉज योर एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस ई डॉट डी ए को एक डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से हम इसे लिख सकते हैं लाइक डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिस्टर डेल डॉट ई। ओके, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू रो ऑफ आर ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी। और हमने एक चीज़ का यूज़ किया था जिसमें ये कहा था कि जो इंटीग्रल है वो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रैंड हैज़ टू बी सेम। और हमने ये कहा था कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ऑफ आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रो आर पे डिपेंड भी कर सकता है या फिर ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, सम कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम कौन सा है? डाइवर्जेंस थ्योरम वो ये कहता है कि अगर आप किसी सरफेस पे हैं, मीन्स से क्लोज सरफेस, ई डॉट डी ए क्या देता है? हमें एक फ्लक्स देता है। तो आप अगर, इसका मतलब होता है जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, ठीक है। मीन्स अगर हम मैथमेटिकली ये जानें कि कोई एक वॉल्यूम है और वॉल्यूम की जो बाउंड्री है, जो पूरा वॉल्यूम है वो किससे घिरा हुआ रहता है? एक बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। और ये बाउंड्री मीन्स स्फेयर का जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है? एक डिस्क टाइप का। तो इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? 2D सरफेस। और जो पूरा का पूरा मेरा स्फेयर होता है वो क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। तो इसके वॉल्यूम को कौन इनक्लोज कर रखा हुआ है? ये जो आपने स्फेयर देखा, जो 2 डायमेंशनल स्फेयर होता है। अब पैराडॉक्स क्या है इसके बारे में हमें
जानना पड़ेगा। इसका पैराडॉक्स बड़ा ही सिंपल है। सिंपल ये है कि ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सम वॉल्यूमेट्रिक सरफेस हमने कह दिया डेल डॉट ई इंटू डी वी। तो पहले हम बात करते हैं कि डेल डॉट ई एक्चुअली में क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। तो डाइवर्जेंस के बारे में अगर हम बात करें डेल के बारे में, तो डेल इज सम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स हैट, डेल बाय डेल वाई, वाई हैट, एंड डेल बाय डेल जी, जी हैट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो हम इसे कंपोनेंट में लिख सकते हैं ए का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ए का कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, ए का कंपोनेंट इन जी डायरेक्शन। और हमें कह देता है कि आप इसके डाइवर्जेंस को लिखें, तो हम ये कहेंगे जो पार्शियल होती है वो क्या होती है, सिर्फ एक्स पे ही वेरिएशन करेगा, वाई को ये टच नहीं करेगा। इट मीन्स के डेल ऑफ डेल एक्स, और यू नो दिस इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट है, देयरफॉर आपको पता है एक्स डॉट एक्स ही सर्वाइव करेगा बिकॉज ये 1 देगा। सिमिलरली हम इसे लिखेंगे ए वाई, और ये हो जाएगी आपकी डेल जेड, सॉरी ए ऑफ जेड। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। अच्छा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर 3x स्क्वायर वाई एक्स हैट प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब वाई हैट, ठीक है, 2 डायमेंशनल वेक्टर ले लिए और आपको पूछा जा रहा है कि ये जो डेल डॉट ए है वो क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, डी ऑफ डी एक्स, इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट लेना है एक्स कंपोनेंट, एंड डेल बाई डेल वाई 2x क्यूब वाई क्यूब। अब मेरे पास जेड का कोई कंपोनेंट है नहीं, देयरफॉर इट विल बी 0। आपको पता है पार्शियल मतलब ये x पे ऑपरेट होगा ना कि y पे ऑपरेट होगा। तो अब हम जब x पे ऑपरेट करेंगे तो 3 टाइम्स टू 6xy प्लस इस पे अगर करेंगे 2x क्यूब कॉन्स्टेंट है एंड y क्यूब पे जाएगा, देयरफॉर ये 6x क्यूब वाई स्क्वायर्ड। तो ये हो गई आपकी डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। तो दिस इज द वे वी ऑपरेट दिस थिंग। अब आप बोलोगे कि अच्छा 3 डायमेंशन में हम कैसे लिख सकते हैं। मेनली डेट डेल डॉट ई एक क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो अगर आपके पास डेल डॉट ई है और मैंने पहले ही मान के रखा है कि जो सोर्स है आपका वो कैसा है, एक स्फेरिकल टाइप का है। किस टाइप का है मेरा, एक स्फेरिकल टाइप का है क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है। तो मान लो कि ये क्या है, एक कोई चार्ज है, ठीक है, और जो कि एक स्फेरिकल सरफेस के साथ घिरा हुआ है या फिर कोई भी क्लोज्ड सरफेस के साथ हम ले लेते हैं। फॉर आवर केस लेट्स इमेजिन ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। 3D में हम किस तरह से ले सकते हैं, तो अगर 3D और आपकी स्फेरिकल सिमेट्री, तो डेल डॉट ई जो होगी वो आर हेड के डायरेक्शन में हो जाएगी 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर ई का जो आर है वो हो जाएगा, और आर हेड डॉट आर हेड आपका क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा तो हम ई कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है ई का। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के रो ऑफ आर ओवर आर स्क्वायर आर हेड इनटू डीवी, ठीक। तो इसमें हम डेल डॉट ई कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल डॉट ई कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फंडा है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू के रो ऑफ आर एक कांस्टेंट है तो इसके साथ कोई पंगा नहीं है, तो डेल ओके डॉट आर हेड तो होगा यहाँ पे आर हेड मान लो और ओवर आर स्क्वायर कर लो टाइम्स डी वी ऑफ रो आर। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा ये कैसे आएगा, तो इसका बड़ा ही सिंपल फंडा है। मैं इसे आर हेड के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, तो ये आएगी आपकी 1/r स्क्वायर। अब रो आर तो अभी कांस्टेंट होगी तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेते हैं। डेल बाई डेल आर, ई आर क्या हुआ मेरा आर, पहले तो आर स्क्वायर है और ई आर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ई आर है इंटू 1/r स्क्वायर्ड। तो आर आर कैंसिल, आपके पास बचा क्या है यहाँ 1, तो ये आपको क्या देगा 0। मीन्स के ये जो डेल डॉट ई का जो पूरा इंटीग्रल है वो आपको कौन सा रिजल्ट दे रहा है, एक ही इंटीग्रेंड दे रहा है, इट मीन्स डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। अब डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डाइवर्जेंस लेस है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोई एक चीज़ एक पॉइंट से या फिर एक प्लेन से
वो डाइवर्स कर रही है, मीन्स यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस लेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी चीज़ निकल तो नहीं रहा है। बट अगर आपको पता है कि अगर यहाँ से कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल ही तो रही है अगर कोई चार्ज हमने डाला तो। पर ये जो डाइवर्जेंस है वो बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो है। अजीबोगरीब, तो एक फिजिकली हमने देखा कि ये एक अजीबोगरीब दे रहा है। बट इसके साथ ही हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि चलो ई डॉट डी जो डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है वो ये कह रही है कि डेल डॉट ई ओके टाइम्स डी वी, ये है हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अगर ऑपरेट करके देखते हैं तो क्या होगा। अगर इसको हम ऑपरेट करके देखें तो यह हम ले सकते हैं कि रो ऑफ आर ओवर आर स्क्वायर्ड, अब आर हैट है, अब डी ए क्या होगा, बेसिकली अगर ये मेरा आर हैट है और डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डी ए हमें क्या होना चाहिए, आर हैट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा डी ए टाइम्स आर हैट, तो आर डॉट आर हैट हो जाएगा। अब डी ए अगर आपको आर हैट में चाहिए तो डी ए को क्या लिख सकते हैं हम, डी ए को लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, बेसिकली हम ये लिख सकते हैं। और आर डॉट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1। तो के लिखना है हमें, रो ऑफ आर लिखना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ये आर तो कैंसिल हो गया। आपको पता है कि अगर हमें इंटीग्रल करूँ यहाँ से और फिर बिकॉज अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है इंटीग्रल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रो ऑफ आर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। आपको पता है जो इंटीग्रल है वो जाएगी 0 to 2 पाई एंड 0 to पाई, और इस बंदे का जो इंटीग्रल आता है वो आता है 4 पाई, पूरे के पूरे का 4 पाई आता है, बिकॉज ये आपको इंटीग्रल देगा 2 एंड दिस विल गिव यू द 2 पाई। देयरफॉर आपके पास जो कुछ आया है वो है 4 पाई के ऑफ रो ऑफ आर। एक तरफ हमें डाइवर्जेंस ये कहता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस लेस होगी, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है और ई डॉट डी ए जो हमें दे रही है वो क्या दे रही है, 4 पाई के रो ऑफ आर। ये कैसी बात हो गई, तो इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। मीन्स के ये जो थ्योरम है वो बिल्कुल ही सही थ्योरम है, मीन्स के यहाँ से कुछ तो निकल रहा है बट ये दिखा रहा है कि ये दिखा तो रहा है कि ये जो सरफेस एरिया के इक्वल है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और ये रो दिखा रहा है कि जितनी डेंसिटी है उसके अंदर। बट यहाँ दिखा रहा है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स के क्या ये हमारा थ्योरम गलत है या फिर कुछ और गलत है। तो थ्योरम तो हमारा ये वेल टेस्टेड थ्योरम है और ये थ्योरम गलत तो बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ गलत क्या है, यहाँ गलत है ई का एक फॉर्म। तो इसे हम ठीक करें कैसे, अगर आप ध्यान से देखें, चलिए हम रो पे बात नहीं करेंगे। ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दिया है तो डेट इज यू कैन अंडरस्टैंड ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि ये r जो होनी चाहिए वो 0 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी r 0 हो गई तो ई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लोन अप हो जाएगा, मीन्स ये इन्फिनिटी पे हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। मीन्स r इज इक्वल टू 0 पे, मीन्स एट द सेंटर ऑफ एनी स्फेयर अगर आपकी कोई चार्ज रखी हुई है तो हम तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 0 इज इन्फिनिटी, वी कैन नॉट डिफाइन दैट। बट ई डॉट डी ए जो हमें ये कहता है कि यहाँ जो है क्या हो रहा है, आर स्क्वायर और इसकी जो स्फेरिकल है उसकी आर स्क्वायर वो कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनाइट चीज़ आ गया और कोई पंगा नहीं आया। बट डेल डॉट जो ई है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इनक्लोज करता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे सिंगुलरिटी ये आर इज इक्वल टू 0 को इनक्लोज करता है। पर यहाँ जो ये दे रहा है डेल डॉट ई, ये क्या कर रहा है, ये आर इज इक्वल टू 0 को भी अपने साथ तो लेगा, बिकॉज ये है तो। बट ये जो इंटीग्रल है वो एक अच्छी तरह से इसे ले नहीं पा रहा है और ये क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू 0 पे ये बेसिकली कांस्टेंट दे रहा है, बट ये आर इज इक्वल टू 0 पे इस काइंड ऑफ इंटीग्रल क्या है, अपरिभाषित है।
इस तरह की कोई इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर कोई इंटीग्रेंड r इक्वल टू 0 पे हो जाए, तो इसे ऑपरेट कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए अगर हमारे पास दिया हुआ है कि बाई फोर्स अगर आप कर रहे हो तो बाई फोर्स यहाँ पे r इक्वल टू 0 है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटीग्रैंड है 1/r² डेल बाई डेल r स्क्वायर ऑफ 1/r², ये क्या हो जाएगी आपकी रिजल्ट क्या देगी? इन्फिनिटी दे रही है। तो यहाँ तो 0 हो गया, बट ओवरऑल बिकॉज इट इज इंक्लोजिंग ऑल्सो इन्फिनिटी। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वी आर कॉलिंग इट डिराक इंटीग्रल और डिराक रिजल्ट। डिराक ये कहता है कि अगर आपके पास एट सम पर्टिकुलर वैल्यू कोई अगर फंक्शन है जो क्या हो जाए? ब्लो अप हो जाए, मीन्स डेल ऑफ r इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, और रेस्ट क्या है? ये इन्फिनिटी नहीं हो तो ये क्या देगा आपको? 0 तो देगा ही। लेकिन जब डेल्टा r अगर मेरा 0 है वो इन्फिनिटी दे दे और r इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, वहाँ पे क्या होगा? वो 0 दे देगा। ठीक है ना? तो इस तरह के इंटीग्रल को हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी कोई फंक्शन एक पॉइंट पर आपको इन्फिनिटी दे दे और वो इंटीग्रल के अंदर हो, तब हम क्या कहेंगे उसको? इन वन डायमेंशन हम ये ट्रीट करेंगे dx वो हमें एक फाइनाइट रिजल्ट देगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 ये इन्फिनिटी दे रहा है, देयरफॉर दिस इंटीग्रल विल गिव यू द 1, बिकॉज ये जो इंटीग्रल है बेसिकली ये क्या है? इंटीग्रल एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका इंट्यूशन क्या है? इसका इंट्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये x है और कोई एक फंक्शन इस तरह से है, तो अगर आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो तो बेसिकली ये एरिया इंटीग्रल कर रहे हो, -a to a, और यहाँ 0 है। धीरे धीरे अगर आप इसको श्रिंक करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज करेगी। ये कहता है कि ये जो हमारा एरिया है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप अगर इसे श्रिंक कर रहे हैं तो ये इंक्रीज करेगा, इसे श्रिंक कर रहे हैं तो ये इंक्रीज करेगा। अब एट द 0 ये इतना दूर बढ़ जाएगा कि ये फंक्शन क्या हो रही है? आपकी इन्फिनिट हो रही है, बिकॉज यहाँ हो रहा है ये आपकी 0 की तरफ चले जाएगी, बट इसका एरिया क्या होगा? हमेशा 1 रहेगा। तो इनका वो आइडिया था कि जो इंटीग्रल है द फंक्शन मे बी इक्वल टू इन्फिनिटी, बट द आंसर इज इट हैज़ टू बी, द इंटीग्रल हैज़ टू बी 1। अब इसका यूज़ हम कैसे करें? इसका यूज़ करने के लिए उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई डाइवर्जेंस हो रहा है डेल डॉट r हैट ओवर r², अगर इस तरह कोई इंटीग्रल आपके पास है तो उनकी जो रिजल्ट हो जाएगा, बिकॉज r इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 4π डेल्टा क्यूब r। बिकॉज ये जो हो रही है इंटीग्रेशन वो किस में हो रही है? 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन हो रही है, और ये जो 4π है वो कौन सा 4π है? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल, ये 4π दे दिया, ये तो होगी डेल्टा क्यूब r ही, और डेल्टा क्यूब r क्या है? तो अगर आप इंटीग्रल करेंगे डेल्टा क्यूब r का बेसिकली विथ dv, तो ये मेरे को क्या देगा? डेल्टा क्यूब r² साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई विथ r इज इक्वल टू सम 0। तो अगर आप इसको इंटीग्रल, बिकॉज ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, देयरफॉर मुझे ये भी करना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा मुझे? वो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 0 टू r। तो अगर आप 0 टू r कंसीडर भी कर रहे हैं तो ये जो डेल्टा r³ है डेट विल गिव यू, बिकॉज ये फंक्शन क्या कर रही है? ब्लोन अप हो रही है, देयरफॉर ये कि तुम्हारा क्या देगा? 4π दे देगा। तो दिस इज इट। तो अब अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो इनका बिहेवियर क्या बोल रहा है? डेल डॉट r हैट बाई r² इज प्रोपोर्शनल टू, ये 4π तो दिया हुआ हमें स्फेरिकल के लिए हमने लिखा, एंड डेल 3r देने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रल हो रहा है वो आपका बिकॉज ऑफ ये 3 डायमेंशनल है, देयरफॉर ये डेल्टा क्यूब r आया। अब आप अगर इसको यूज करेंगे इस वाले रिलेशन में, लाइक दैट वी हैव यूज्ड डेल डॉट e dv विच वॉज नथिंग बट डेल डॉट r हैट बाई r², ये तो इंटीग्रल आपका तो जाएगा ही इन्फिनिटी पे, ये रो r हो गई और ये हो गई मेरी dr। तो ये जो मेरा देगा वो क्या देगा? ये डेल डॉट r हेड जो देगा मुझे 4π डेल 3 ऑफ r रो ऑफ r dr। अब आपको पता है कि ये जो r है वो क्या हो रही है मेरी? ये जो r है वो इन्फिनिटी हो रही है, 0 मान लीजिए आपकी इन्फिनिटी जो हो रही है वो 0 टू इन्फिनिटी हो रही है, बट 0 पे ये जो इंटीग्रल है वो तो इन्फिनिट हो रहा है।
तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपको करना क्या है, 4 पाई इंटू रो ऑफ आर, मे बी जीरो पे ये हो रहा है, रो ऑफ जीरो, दैट्स ऑल। और हमें इस पर कुछ नहीं करना है। तो सिमिलरली इसको हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए रो ऑफ जीरो पे मतलब क्या है, एक कांस्टेंट आ गया। अदरवाइज इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 टू पाई, 0 टू इन्फिनिटी 4 पाई डेल्टा ऑफ, मान लीजिए ये जो इन्फिनिटी हो रहा है मे बी आर माइनस आर प्राइम किसी भी हो रहा है, और रो ऑफ आर डी आर। तो इफ अगर आर डैश हमारा इस लिमिट के अंदर आ रहा है जिसकी वजह से ये जो होगा डेल्टा ऑफ जीरो विल बी इन्फिनिटी, तो ये मेरे को दे देगा बहुत ही सिंपल रिजल्ट, लाइक रो ऑफ आर माइनस आर डैश, और रो ऑफ आर डैश दे देगा मुझे सीधे, क्योंकि आर डैश पे इन्फिनिटी हो रहा है, देयरफॉर रो ऑफ आर डैश इंटू 4 पाई। तो दिस इज द वेरी सेम रिजल्ट विच वी हैव गॉट हियर, लाइक 4 पाई के रो ऑफ आर। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब अब इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे इंटीग्रल की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं डिराक डेल्टा इंटीग्रल। एंड विद द हेल्प ऑफ डिराक डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ सम फंक्शन विच विल ब्लोन अप एट r is equal to 0 like delta dot r hat over r square which is equal to 4 pi delta cube r। और इसकी मदद से हमें यहाँ निकलता है E डॉट डी ए विच वॉज नथिंग बट 4 पाई रो ऑफ आर। सिमिलरली आपको डेल डॉट ई एंड सम वॉल्यूम, ओके, जो कि आपको देगा डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है मेरा, आर हैट बाई आर स्क्वायर्ड, एंड देन रो ऑफ आर सम वैल्यूम d3r एंड विथ k। अगर आप इसे करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा k 4 पाई डेल 3r रो ऑफ r d3r। और ये जो इंटीग्रल हो रही है वो क्या हो रही है, एक वॉल्यूमेट्री d3r को मैं क्या लिखा, dv को ही d3r लिखा, और बेसिकली d3r क्या हो रही है, एक वॉल्यूम पे इंटीग्रल हो रही है, देयरफॉर हमें ये करना पड़ेगा। और r इज इक्वल टू 0 पे हम ले लेंगे तो हम ये सीधे कर सकते हैं कि r माइनस आर डैश पे आप मान लो कि r डैश पे हो रही है, तो दिस विल बी सेम एज दिस का, लाइक 4 पाई के रो ऑफ r। तो यहाँ से हम इस पैराडॉक्स को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन पे इतना ही। अब आगे चलते हैं और हम ये देखेंगे कि डाइवर्जेंस की मदद से हम अपने पूरे के पूरे प्रॉब्लम को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक को किस तरह से और मॉडिफाई करते हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन को हम किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे। सो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।